बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। हम लोग पिछले कुछ क्लासों से शुरू किए हुए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे राजपूत काल। राजपूत काल का ये भाग 2 है। राजपूत काल का भाग 1 मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये भाग 2 है। ये आप जो विषय सूची ये देख रहे हैं, ये मध्यकालीन भारत की विषय सूची है, जिसमें हम लोग अभी पहले वाले ही चैप्टर में चल रहे हैं। पहले चैप्टर का आज हम भाग 2 देखेंगे, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विशेष करके त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये पढ़ने में काफ़ी परेशानी करता है और काफ़ी दिक्कत होती है इसको लेकर के। तो आज हम लोग ये त्रिपक्षीय संघर्ष पर बातचीत करेंगे और आसानी से समझेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जिस जगह को लेकर के था, या ऐसे समझ लीजिए त्रिपक्षीय संघर्ष जब भी कोई संघर्ष होता है तो ये किसी जगह को लेकर के होता है, ठीक है। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये जिस जगह को लेकर के था उस जगह का नाम था कन्नौज, ठीक है। ये कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष था। और त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कन्नौज एक जगह है, और इसको प्राप्त करने के लिए पश्चिम भारत से एक शक्ति, इधर बंगाल से एक शक्ति और दक्षिण भारत से एक शक्ति, ये तीनों के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है, और ये कन्नौज पर वर्चस्व को लेकर, इसी को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। आइए समझते हैं परिस्थितियाँ क्या थी। सबसे पहली बात कि हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का उत्तर भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका था। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी भी थी कन्नौज। कन्नौज का इस समय लगभग वही महत्व था जो गुप्तों के समय में पाटलिपुत्र का था, यानी कन्नौज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। आज भारतीय राजनीति में जो दिल्ली का स्थान है वही उस समय के इतिहास में कन्नौज का स्थान था, ठीक है। अब आप लोग ये जानते हैं कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये कन्नौज पर वर्चस्व को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है। बहुत सारी शक्तियां इस पर नज़र गड़ाई हुई थी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी जो कन्नौज के लिए संघर्ष करती है, ठीक है। इन 3 शक्तियों के भाग लेने के कारण इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। कन्नौज का इस समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। हर्षवर्धन तक ठीक ठाक रहा, लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर जो है ये कमज़ोर शासक हुए। आयुध वंश के शासकों का भी मैं बात करूँगा आगे। कमज़ोर शासक हुए। अब इन कमज़ोर शासकों की स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए जो 3 वंश थे या 3 राजपूत थे, इन्होंने संघर्ष किया, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इन 3 शक्तियों को समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये देखिए, ये रहा डायग्राम आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ये जो जगह जिसको लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इस जगह का नाम था कन्नौज, ठीक है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पश्चिम भारत से प्रतिहार टूट पड़े। प्रतिहारों के राजा जो वत्सराज थे, इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ किया। दूसरी तरफ बंगाल में इस समय पाल वंश का शासन था। पाल शासक धर्मपाल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। पाल शासक धर्मपाल भी संघर्ष में कूदे और प्रतिहारों के साथ युद्ध किया। जब ये युद्ध चल रहा था तो पाल शासक पराजित हो जाते हैं। तब ठीक इसी समय में दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट जो है ये भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, ठीक है। अभी क्या घटनाक्रम था उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कन्नौज पर जो नज़र गड़ाए हुए थे ये थे प्रतिहार नरेश वत्सराज, जिन्होंने संघर्ष आरंभ किया, पाल वंशी शासक धर्मपाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट वंशी शासक ध्रुव। ये 3 लोग कन्नौज पर अटैक कर रहे थे और कन्नौज पर अधिकार के लिए आपस में संघर्षरत रहे। यह संघर्ष लगभग 100 सालों तक चला। इसी को इतिहास में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक एक करके हम लोग घटनाक्रम को समझते चलते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आयुध वंश के शासकों का शासन स्थापित होता है। इसे भी याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कन्नौज पर आयुध वंश के शासकों का शासन था। ये आयुध वंश के शासक जो थे ये कमज़ोर थे, और इनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए 3 शक्तियाँ जो है ये मोर्चे पर उतरती हैं, ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष थी इसकी शुरुआत की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज। अभी मैंने आपको तुरंत बताया,
यानी कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाले थे ये थे प्रतिहार नरेश वत्सराज। ठीक है, प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कनौज पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक को पराजित कर दिया, है ना। यहाँ का शासक इस समय आयुध वंश का शासक इंद्रायुध था। इंद्रायुध को वत्सराज ने पराजित कर दिया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। राजा इंद्रायुध ही बना रहा लेकिन वह वत्सराज के अधीन हो गया, है ना। अब इस तरह से कनौज को प्रतिहारों के हाथों में जाते हुए नहीं देख सका बंगाल का शासक धर्मपाल। बंगाल के शासक धर्मपाल ने इसका प्रतिरोध किया और धर्मपाल और वत्सराज के बीच में युद्ध होता है और वत्सराज के हाथों हमारे जो धर्मपाल होते हैं ये हार जाते हैं। ठीक है, हार गए। अब प्रतिहारों का कब्जा हो गया एक तरह से कन्नौज पर। तब दक्षिण भारत से एक महाशक्ति जो इस समय थी राष्ट्रकूट वंशी शासक, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, इस तरह से अब जो कन्नौज था, कन्नौज पर अधिकार हो जाता है किसका, राष्ट्रकूट वंशी या दक्षिण भारत के जो शासक थे ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश के थे, इनका अधिकार हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला शासक राष्ट्रकूट वंशी शासक ध्रुव था। ठीक है, अभी तक प्राचीन भारत से लेकर अभी तक हमने जहाँ तक देखा इसमें उत्तर भारत के शासक ही दक्षिण भारत पर आक्रमण करते आए थे, लेकिन ये राष्ट्रकूट वंशी ध्रुव ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत से जाकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ठीक है, लेकिन चूंकि ये दक्षिण भारत का शासक था इसीलिए ये ज़्यादा समय तक उत्तर भारत में रह नहीं सकता था। इसीलिए जब ध्रुव दक्षिण भारत लौट गया तो इसका फ़ायदा जो बंगाल का पाल शासक था धर्मपाल, इसने उठाया और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। और जो यहाँ का राजा इंद्रायुध था, इंद्रायुध को गद्दी से हटा दिया और इसके स्थान पर अपने कठपुतली शासक जो इसके इशारों पर नाचे चक्रायुध को शासक बनाया। ठीक है, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि जब ध्रुव लौट गया तो ध्रुव के लौटने के बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक इंद्रायुध को गद्दी से हटा दिया और उसके स्थान पर चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, इसी विजय की उपलक्ष्य में धर्मपाल ने एक उपाधि भी धारण की और ये उपाधि थी उत्तरापथ स्वामिन। ठीक है, यहाँ उत्तर पथ हो गया, रमे आकार होगा, थोड़ा सा आप लोग लगा लीजिएगा इसको। यहाँ उत्तर पथ स्वामिन है तो यहाँ उत्तरापथ स्वामिन होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये उत्तरापथ स्वामिन किसकी उपाधि थी, तो ये पाल वंशी शासक धर्मपाल की उपाधि थी। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये उत्तरापथ स्वामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये इन्होंने जो है कन्नौज को जीतने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इस प्रकार यह संघर्ष जो है ये अगले लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा, कभी पाल तो कभी प्रतिहार। ठीक है, जीतते रहे हारते रहे, हार जीत का सिलसिला ये चलता रहा। इसकी अंतिम परिणति तब होती है जब प्रतिहारों में एक शक्तिशाली शासक, ठीक है, पश्चिम के जो शासक थे प्रतिहारों में एक शक्तिशाली शासक का जन्म होता है जिसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज के काल में जो प्रतिहार थे इनकी शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। देखिए पॉइंट्स को गौर कीजिएगा। अभी क्या हो गया कि मिहिर भोज जब आ गया प्रतिहारों में तो प्रतिहार काफ़ी शक्तिशाली हो गए। बाकी बची दो शक्तियों में जो पाल वंशी शासक थे, पाल वंश में धर्मपाल की मृत्यु हो गई, धर्मपाल के बाद देवपाल राजा बने, इनकी भी मृत्यु हो गई और देवपाल के बाद पालों की शक्ति का ह्रास होने लगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इन्होंने पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। ठीक है, जिसके कारण ये अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर काम करने लगे और युद्ध से दूर होने लगे। तो एक तरह से जो बंगाल के पाल शासक थे ये कमज़ोर भी पड़ गए और बौद्ध धर्म के चलते भी ये त्रिपक्षीय संघर्ष से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया। दूसरी साइड दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंशी शासक थे, तो राष्ट्रकूट वंशी शासकों में ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष आते हैं, उनके वंशज होते हैं, उनका पुत्र नहीं है, उनके वंशज हैं। तो अमोघ वर्ष आते हैं तो अमोघ वर्ष जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और जैन धर्म स्वीकार करने के कारण जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने भी युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। अब एक तरफ प्रतिहारों में मिहिर भोज जैसा शक्तिशाली शासक आ गया, पालों की शक्ति कमज़ोर हो गई और राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को अपना लिया, यानी ये दोनों बाहर हो गए। अब रास्ता साफ था किसके लिए? प्रतिहारों के लिए। 854 ईस्वी के आसपास अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए, ठीक है, मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
इस प्रकार अब कन्नौज जो है ये फाइनली आ जाता है किसके हाथ में? प्रतिहारों के हाथ में। क्यों? क्योंकि देखिए मिहिर भोज शक्तिशाली बन गया, मिहिर भोज पूरा शक्तिशाली शासक था और पालों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और राष्ट्रकूट जो है ये जैन धर्म स्वीकार करने के कारण ये भी प्रतिस्पर्धा से बाहर थे। तो इस तरह से ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, उस कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष को आरंभ करने वाले भी प्रतिहार थे और इसका अंत करने वाले भी प्रतिहार थे। यानी प्रतिहारों ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया और अंततः कन्नौज पर अधिकार भी प्रतिहारों का ही होता है। अभी हमने देखा था कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसे प्रारंभ किया था प्रतिहार नरेश वत्सराज, और प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के समय कन्नौज पर अधिकार हो जाता है किसका? तो ये भी हो जाता है प्रतिहारों का। तो इस तरह से कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये थोड़ा सा परेशानी करता है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया ताकि इसे आप आसानी से समझ सके, और मैप के माध्यम से मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और जो अलग अलग राजपूत राजवंश है इनसे संबंधित जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। चूँकि ये जो है ये पार्ट काफ़ी लंबा है, काफ़ी खिचड़ी है, यहाँ परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि इस तरह से बताऊँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो पर लाइक आएंगे तभी आगे वीडियो बनेगा और इस तरह से और इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा। और जिन लोगों ने वीडियो में कमेंट किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक से ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर कोई सुझाव, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण समय की कोई कमी नहीं है, मैं एक एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास का एंड करते हैं, मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।